हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। इसके पिछले क्लासेस में हम सभी साइंस स्पेशल सीरीज का 20वां क्लास किए थे। सभी क्लासेस में आप सभी को स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को कराया जा रहा है। यह क्लास टोटली आरआरबी एएलपी पर फोकस किया गया है, जिससे आप अपनी एएलपी का एग्जाम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लास को अंत तक देखें ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। यह साइंस स्पेशल सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन से रिलेटेड जितनी भी डेली क्लासेस होती हैं वह आप तक मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड सामान्यतः डैश प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी उदासीन, ऑप्शन सी मीठे, ऑप्शन डी अम्लीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, जो धातु होते हैं यानी जो मेटल होते हैं इनके ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है। और अधातु के जो ऑक्साइड होंगे वो क्या हो जाएंगे, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होंगे। धातु के ऑक्साइड क्षारीय और अधातु जो के उसके ऑक्साइड होंगे यह हो जाएगा अम्लीय। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। और जो कुछ धातु के ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम, ठीक है, जेडेन यानी जिंक और पीबी, ठीक है, ये आदि जितने जो अधातु ये धातु जो हैं ये उभयधर्मी अर्थात अम्ल एवं क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, उभयधर्मी कहते हैं, उभयधर्मी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है। एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके किस गैस का निर्माण करता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कोई गैस निर्मित नहीं होती, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, चलिए पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, पहले हम लोग अभिक्रिया कर लेते हैं। एल्कोहल जो है यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं C2H5OH। ठीक है, ये हम लोग ले लिए, क्या ले लिए, ये हम लोग ले लिए इथाइल एल्कोहल। ठीक है, इसके साथ हम लोग सोडियम को हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो सोडियम को अभिक्रिया कराने से बनेगा 2C2H5ONA। ठीक है, ये प्लस क्या बनेगा इसके साथ, तो इसके साथ हाइड्रोजन गैस बनेगा। देखिए, इथाइल एल्कोहल के साथ हम लोग सोडियम का अभिक्रिया कराएं तो सोडियम इथोक्साइड, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस क्या होगा, निर्माण होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन जो गैस इससे निर्मित होगा, किससे, तो एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या गैस निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। देखिए, इथाइल जो एल्कोहल है C2H5OH ये किसका सूत्र है, तो इथाइल एल्कोहल का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, और इथाइल एल्कोहल को स्प्रिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। इतनी बात आप लोग को पता होनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय विकिरण, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकत्व, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन डी विद्युत चालन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया, इसे हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं,
तो इसे हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण जानते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये हो जाएगा माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और जब किसी कुंडली में संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तभी तक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित धारा जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसके बराबर होता है, लेकिन विपरीत दिशा में होता है। ये इतनी बात आप लोग को विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप लोग को जाननी ही चाहिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सिद्धांत की खोज किसने किया, तो माइकल फैराडे ने किया था। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, मानव अमाशय में नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। कथन 2, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय को क्षति पहुंचाए बिना, यहाँ पर छाती गलती से हो गया क्षति, यानी कोई भी हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है। ऑप्शन ए, इसमें क्या होगा, इसका कथन 1 और कथन 2 दोनों में से कौन सा सही है आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए केवल कथन 2 सही है। ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl होता है, ये हमारे पेट में बिना क्षति पहुंचाए भोजन के पाचन में मदद करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। ठीक है, ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर कथन सही है, लेकिन कथन 1 में क्या बोल रहा है, मानव अमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता नहीं, नाइट्रिक अम्ल नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन करता है। तो 1 नंबर जो कथन है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, केवल कथन 2 सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 16। तो ये जो समूह का जो यहाँ पर नंबर दिया गया है, किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए जो 16वें जो समूह है, 16वां जो समूह है, इस तत्व में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की क्या होता है, प्रवृत्ति होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 16वें में पाए जाने वाले जो तत्व हैं वो हो जाएंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टाइटेनियम और पोलेडियम। ये जो है ये कितने हैं, ये 16वें तत्व के ग्रुप में, ये कौन से तत्व में पाए जाते हैं, तो ये 16वें जो तत्व हैं इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पाए जाने वाले ये जितने सारे तत्व हैं यह अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है इनमें। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। देखिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और आवर्त में दाएं से बाएं आने पर क्या होगा, तो क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इतना आप लोग को जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पारदर्शी माध्यमों A और B में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 2 × 25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक डैश के बराबर है। कितने के बराबर है, ये आप लोग को देखिए ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आरआरबी एएलपी में न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत ही ज्यादा है। हर शिफ्ट में 5 से 6 प्रश्न साइंस न्यूमेरिकल का रहता ही रहता है। ठीक है, इसलिए आप सभी को हम न्यूमेरिकल भी कराते जा रहे हैं ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। तो ध्यान से देखिएगा कैसे, देखिए इसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे। तो माध्यम ए में जो है, माध्यम ए में प्रकाश की चाल कितनी है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और जो बी है, माध्यम बी में प्रकाश की चाल कितनी है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो म्यू बराबर कितना होता है, म्यू यानी अपवर्तनांक बराबर होता है माध्यम बी में प्रकाश की चाल बटे माध्यम ए में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो माध्यम बी में प्रकाश की चाल कितनी है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, बटे कितना, माध्यम ए में प्रकाश की चाल कितनी है, तो 2 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 10.8 मीटर पर सेकेंड से 10.8 मीटर पर सेकेंड कट गया, और 2 से जब हम लोग इसको 2.25 को काटेंगे तो आएगा 1.125। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.125। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो 1.125 के बराबर आएगा। ठीक है, आई होप आप लोग इस तरह न्यूमेरिकल को फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है? ऑप्शन ए पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी केवल पेशी तंत्र, ऑप्शन सी केवल तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी केवल कंकाल और तंत्रिका तंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, अधिकांश जंतुओं में जो गति होती है यह पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र की समन्वित, मतलब एक साथ मिलकर यह गतिविधि होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कंकाल तंत्र जो है यह शरीर को आकार एवं आकृति प्रदान करता है। ठीक है, कंकाल जो तंत्र है क्या है? हमारे शरीर को आकार और आकृति प्रदान करते हैं। और मनुष्य में कंकाल तंत्र 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। कितनी हड्डियों से? तो 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इतनी बात आप लोग को जाननी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्टिड, ऑप्शन बी एपिकोप्लास्टिड, ऑप्शन सी क्रोमोप्लास्टिड, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्टिड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए रंगहीन बोला है यहाँ पर, यानी कलरलेस लवक जो होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं लवक कितने प्रकार के होते हैं। तो लवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला जो है वो होता है अवर्णी लवक। कौन सा लवक? अवर्णी लवक। दूसरा है वर्णी लवक। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा हरित लवक। ये 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? लवक पाए जाते हैं। किसमें? तो पादपों में पाए जाते हैं। प्लास्टिड केवल सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। तो ये कितने पाए जाते हैं? तो 3, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। तो देखिए रंगहीन लवक जो होता है वो क्या कहलाते हैं? तो रंगहीन जो लवक होता है वो कहलाता है तो ल्यूकोप्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्टिड यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्टिड जो है, ठीक है, ल्यूकोप्लास्टिड किसको कहते हैं? तो अवर्णी लवक, यानी इसमें रंग नहीं होता है। वर्ण मतलब होता है रंग, अवर्ण मतलब रंगहीन, जिसमें रंग नहीं होता है। तो अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्टिड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग जान गए कि लवक कितने प्रकार के होते हैं। तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ये ल्यूकोप्लास्टिड, दूसरा है क्रोमोप्लास्टिस और तीसरा है क्लोरोप्लास्टिड यानी हरित लवक। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु कहाँ स्थित होगी? तो चलिए इसको हम लोग डायग्राम से पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है? तो ये अवतल दर्पण है। इसके बीचों बीच से एक लाइन खींच दिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से इसका हो गया पोल और यहाँ पर हो गया, मान लीजिए कोई रेखा इधर से आई और ऐसे निकल गई। ठीक है, और दूसरी रेखा इधर से आई और इधर से ऐसे निकल गई। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिल रही है? तो ये मिल रही है कहाँ पे? ये बताइए आप लोग, कहाँ पे मिल रही है? तो ये मिलेगी फोकस पे। ये क्या है? तो ये फोकस है। फोकस पे ये मिलेगी। तो वस्तु जो है वो कहाँ पर स्थित रहता है? तो वस्तु जो है वो सी पर यानी केंद्र पर यहाँ पर ये रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वस्तु को कहाँ रखा गया है? तो वस्तु को बी ऑप्शन यानी सी पर यानी केंद्र पर रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए अवतल जो दर्पण है, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 ओम प्रतिरोध वाले एक धातु का तार को मोड़कर तार की लंबाई के बराबर
परिधि वाला एक वृत्त बनाया जाता है। वृत्त के दो व्यासत सम्मुख बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए तुल्य प्रतिरोध पूछा है। तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला आप लोग को हम बताए ही थे इसके पिछले क्लासेस में, जो आप लोग ने क्लास अगर किया होगा तो आप लोग को पता होगा। देखिए चलिए हम लोग पहले डायग्राम से देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई 100 मीटर की ये 100 ओम प्रतिरोध वाली ये तार है। कितनी प्रतिरोध है? तो 100 प्रतिरोध कितना है? 100 ओम। ठीक है, अब इस लंबी जो तार है, इस तार को ही क्या किया जाएगा? तो मोड़कर इस तार को क्या किया जाएगा? मोड़कर एक वृत्त बना दिया जाएगा। ठीक है, एक तार को मोड़कर क्या बना दिया जाएगा? तो वृत्त बना दिया जाएगा। इस तरह से आधा आधा काट के दो सिराओं पे क्या करेंगे? यहाँ पर वृत्त बना देंगे। यहाँ से ऐसे ऐसे वृत्त बना देंगे। ठीक है, देखिए अब इन दो जो पॉइंट है, यहाँ से दो जुड़ा गया है, ये वृत्त हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पर 100 ओम का प्रतिरोध है, तो इसको 20 से तोड़ दीजिएगा, काट दीजिएगा, तो क्या होगा? ये पहला जो प्रतिरोध R1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 50 ओम का हो जाएगा। और ये दूसरा जो R2 है, जो ये R2 है, ये कितना? ये भी 50 ओम का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 50-50 मिलके कितने हो गए? 100 ओम हो जाएंगे। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला क्या है? 1/R प्लस 1/R2। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? आप लोग याद किए हैं कि नहीं? 1/R1 प्लस 1/R2, ये इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। इसी फॉर्मूले पे हम लोग बैठा देंगे। तो देखिए R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, तो 50 इंटू 50/50 प्लस 50, तो नीचे 100 और ऊपर 2500। इसको हम लोग अगर काटेंगे तो कितना आंसर आएगा? तो 25 ओम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका आंसर? तो 25 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इस तरह का, कि एक 100 ओम प्रतिरोध वाले एक धातु तार को मोड़कर तार की लंबाई के बराबर परिधि वाला एक वृत्त बना दिया जाता है। ऐसी लंबी जो ये तार है, ये 100 ओम वाली, इसको एक वृत्त के रूप में आकार दे दिया जाता है। जिससे पूछा क्या गया है? तो सम्मुख बिंदुओं के बीच, ये जो सम्मुख बिंदु है यहाँ पर, ये सम्मुख बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ये क्या हो जाएगा? देखिए इस तरह से अगर हम लोग, पहले तो ये श्रेणी में है ऐसे, और इसके बाद जब इसको हम लोग तोड़ के जब बनाएंगे ऐसे वृत्त में, तो ये किस में आ जाएगा? समानांतर में, यानी पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पैरेलल में आ जाने से क्या होगा? ये 1/R1 प्लस 1/R2 इस फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अगर आप क्लास अंत तक देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि टॉप 10 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिया है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। मन लगाकर पढ़ाई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।